इसके पिछले वीडियो में मैंने केपलर्स लॉ के बारे में बताया था। ये क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन है। ये है वीडियो नंबर 2 ऑन चैप्टर ग्रेविटेशन। इसमें हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। मैंने केपलर लॉ पहले इसलिए बताया क्योंकि केपलर्स लॉ से ही एक आइडिया है जो कि न्यूटन ने इस लॉ में लिया था। इज इट ओके? तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज़ वेरी फेमस। शुरू करते हैं। देखो भाई, न्यूटन ने जो है हम जानते हैं कि एप्पल के गिरने से फेमस है कि गेस किया था, बट एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट 100% करेक्ट। न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का आइडिया पिक किया या जिसको आगे प्रोसीड करा वो था मून के मोशन के ऊपर। मून भी तो अर्थ से बंधा रहता है और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो न्यूटन का जो स्टडी था वो मेनली बेस्ड था मून के ऊपर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि न्यूटन ने क्या नियम हमें बताया। देखो, नाउ हियर वी हैव टू पर्सन्स। अब ये दो लोग हैं एंड यू कैन कंसिडर देम योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो अभी फिलहाल ही काम करते हैं। इनको लेट्स कॉल हिम रणवीर कपूर एंड शी इज़ आलिया भट्ट। ओके, तो ये नियम यही कहता है कि पूरे यूनिवर्स में हम कहीं भी चले जाएं तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इज इट ओके? जैसे कि टग ऑफ वॉर होता है, रस्सी का खेल, ये दोनों ही एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं बाय ए फोर्स, और उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ये है लॉ। ये पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है। इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी है। नंबर 1, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन का लगता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ये फोर्स हमेशा सेंट्रल है। सेंट्रल का मतलब जैसे टग ऑफ वॉर में हम खींचते हैं तो हम सर की तरफ नहीं खींचते हैं, हमेशा सेंटर की तरफ खींचते हैं। तो ये फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? देखो, जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन प्लैनेट्स कभी थक नहीं रहे हैं, यानी इनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। तो अगर किसी फोर्स के लगने के बाद भी एनर्जी लॉस ना हो तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इज इट ओके? ये हो गया एक पैकेज। थ्योरेटिकल पार्ट हमने पूरा किया। व्हाट इज यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन? यू हैव टू से इन ऑल ओवर द यूनिवर्स, हम कहीं भी चले जाएं, any two object attract each other towards their center by a force and that force is called gravitation or gravitational force। तीन प्रॉपर्टीज बताया। पहली प्रॉपर्टी है कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है, दूसरा सेंट्रल होता है और तीसरा कंजर्वेटिव होता है। डन। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब देखो, सोचो भाई, सबसे पहली चीज़, इन दोनों में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, है ना? इंटरेस्ट मतलब मासेस, है ना? तो इनमें मास भी होना चाहिए। तो ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है सबसे पहले मास पे, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इन लोगों का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, और अगर मास कम हो तो फोर्स भी कम लगेगा। मास मतलब यहाँ पे या समझने के लिए हम समझ सकते हैं इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है दोनों में तो भाई फोर्स ज़्यादा लगेगा, और इंटरेस्ट कम है तो फोर्स कम लगेगा। ये पहली बात। अच्छा, एक और फैक्टर है डिस्टेंस भी। अब सोचो, इफ ही इज़ इन इंडिया, अगर ये इंडिया में और ये चली जाए अमेरिका तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस सिचुएशन में सब कुछ कम्युनिकेशन बंद, यानी यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा। यानी डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, यानी इनवर्स रिलेशन है। दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। यही लॉ न्यूटन ने केपलर से लिया है। ठीक है, इसको इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। हमारे चैनल का नाम भी है इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं। तो इस रूल से हमें क्या पता चलता है कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये है, ये हमने पढ़ लिया। अगर हम दोनों कंबाइन करें तो व्हाट वी विल गेट? तो अगर हम इन दोनों कंबाइन करें वी विल गेट दिस इक्वेशन, और हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि यहाँ पे हम पुट करते हैं g, राइट? कैपिटल G। एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ एक नई चीज़ हमें मिल गई जो कि है कैपिटल G। अब उसके बारे में थोड़ा जानना है। देखो, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्यों कहते हैं? देखो, इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो हम लॉ पढ़ रहे हैं ये पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है। तो इस लॉ में चूँकि ये कांस्टेंट स्टैंड करता है, ये आया है, तो ये भी पूरे यूनिवर्स के लिए लागू होगा। इज इट ओके? तो इस कांस्टेंट को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करा था हेनरी कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट से, जो बेस्ड है टॉर्क के ऊपर, जो 11th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बस इतना जानना है
कि इसको फाइंड आउट करा था हेनरी कैवेंडिश ने लैब में प्रैक्टिकल करके, और वैल्यू कितना निकाला 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये एक बेसिक जानकारी कि ये क्या है, कांस्टेंट है, पूरी यूनिवर्स में सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसकी वैल्यू किसने कैलकुलेट की, हेनरी कैवेंडिश ने। कितनी कैलकुलेट की, तो ये वैल्यू यहाँ लिखी है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम फर्दर और स्टडी अभी करेंगे। उससे पहले नोट में देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपको कंडीशन दिया जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है और उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर कर ले। रणवीर कपूर भी 1 किलो का है और आलिया भट्ट भी 1 किलो की है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तब फोर्स कितना लगेगा। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला G 1 × 1 राइट अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो F = G, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू बताया, यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो फोर्स के बराबर होता है। क्लियर, किसके बीच में लग रहा है ये फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास 1 किलोग्राम है और बीच की दूरी 1 मीटर है। तो हमने डिफाइन कर दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी। देन नेक्स्ट थिंग इज, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला कोई पूछे तो हम सेम यही फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ से हम जी निकाल सकते हैं। तो हम अगर यहाँ जी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वी कैन राइट जी = अब यहाँ जी निकालना है तो सबको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा F × r², और जो लोग यहाँ ऊपर है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, दैट इज m1 × m2। तो हमने डिफाइन कर लिया और ये हमने फॉर्मूला भी लिख दिया जी का। और ऐसा यूनिट पूछा जाता है, क्लियर, तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। देखो, फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर है तो यहाँ स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मास का किलोग्राम होता है इनटू किलोग्राम तो किलोग्राम का स्क्वायर। इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जी के बारे में स्टडी हो गई पूरी। देन आगे बढ़ते हैं। आगे बस इतना है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कब महसूस करते हैं और कब महसूस नहीं करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बात करते हैं धरती पे दो लोगों के बारे में। लाइक ये आप हैं और ये आपके फ्रेंड है। आप कहेंगे सर अगर ये लॉ सही है तो हमारे बीच में फोर्स क्यों नहीं लग रहा। क्लियर, तो वह आंसर है कि फोर्स तो लग रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है कि चूँकि मास आपकी कम है, ह्यूमंस के मास अर्थ के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर मास कम है तो फोर्स भी कम लगेगा, इसीलिए फोर्स हमें महसूस नहीं होता है। डन। अब वहीं अगर सोचो कि तुम कहीं से जंप कर जाओ तो डेफिनेटली तुम नीचे ही आओगे। क्यों, क्योंकि धरती का मास बहुत ज़्यादा है और मास अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और आप डाउनफॉल करोगे। यानी कोई भी चीज़ नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। डन। नेक्स्ट, हाँ, अगर हमें ये देखना है तो हम यूनिवर्स में भी, अपने सोलर सिस्टम में भी देख सकते हैं। ये सन है और ये प्लानट है। क्योंकि दोनों का मास बहुत ज़्यादा है इसीलिए तो ये प्लैनेट सन की चारों तरफ घूम रहे हैं और ये हम इसका हम स्टडी भी करते हैं। ठीक है, मून इज़ अ लाइव एग्जांपल। मून रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि मून का मास भी ज़्यादा है, अर्थ का भी ज़्यादा है, तो वहाँ फोर्स हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्लियर हो गया। यानी इसका जो रेंज है ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे धरती में इंसानों के बीच में भी लगता है लेकिन कम, राइट। यहाँ पे वही एग्जाम्पल है और ये हमारे सोलर सिस्टम में, यहाँ तक कि तारों के बीच में भी लगता है। इसी वजह से तारे आपस में कहीं ना कहीं बंधे होते हैं। ये हो गया हमारा रेंज, तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये एटम में लगता है, तो डेफिनेटली एटम्स में भी लगता है। एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मास होता है और चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में ही मास है, यानी एटम में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यू कैन राइट इट डाउन कि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमारे नेचर में पाया जाने वाला सबसे कमज़ोर फोर्स है जो हमें महसूस नहीं होता है। इज इट ओके? ये हो गया कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक which is called free fall. Okay, and free fall is extremely simple. You just listen it and you will remember what is the meaning of free fall. Now imagine if imagine this is our earth and you are just going on a ride and this is air balloon, right, and you are having fun in it. आप यहाँ एयर बलून में उड़ रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन आपको मन करा कि आप कूदते हैं एंड यू जस्ट जंप फ्रॉम द बलून। तो अगर आप इस बलून से बहुत ऊंचाई से कूदो तो क्या होगा, इस सिचुएशन में आप बड़ी ही तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल करोगे। अब आप ये सोचें
कि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी आपके ऊपर एक्ट करे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, राइट, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स फॉल करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। इज इट ओके? व्हाट इज फ्री फॉल? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ पे और सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सारे फोर्स को नेग्लिजिबल मान ले, एयर के फोर्स को, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लाइव लोगों ने जंप करके बताया है, तो यू कैन वॉच दैट, राइट। तो ये है फ्री फॉल। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद हमें बात करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर।